अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स प्रोग्राम में आज आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हम ये स्टडी करेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये चीज़ है कि टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी में पॉजिटिव इंक्रीज़ आ रहा है, यानी कि पहले 4 सेकंड में अगर वेलोसिटी में इंक्रीज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था तो आगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी कि ये चेंज जो है ये पॉजिटिव है टाइम के साथ वेलोसिटी का। इसी तरीके से नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज अगर 6 मीटर पर सेकंड था तो अगले में वो 4 मीटर पर सेकंड होगा, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। इट मीन्स कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज अगर नेगेटिव है तो वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक एक्सटी ग्राफ के अंदर किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को देख सकते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए फिगर पे जाते हैं। तो इस ग्राफ को देखिए, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। इस केस के अंदर आप देखिए कि एक कर्व है जो कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई। आप पॉइंट ए से मूव करके इस कर्व के ऊपर पॉइंट ई तक जाते हैं, तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो आइए सबसे पहले पॉइंट ए देखते हैं। पॉइंट ए के अंदर देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपकी स्लोप एक्सटी ग्राफ के अंदर पॉजिटिव है तो आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, और अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपकी कर्वेचर अपवर्ड है तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से अगर कर्वेचर कर्व का डाउनवर्ड है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले पॉइंट ए को देखते हैं। इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालें तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो इट मीन्स कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। और यहाँ से इस कर्व का कर्वेचर अगर आप देखें तो वो एक अपवर्ड है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। इस तरीके से आप पॉइंट बी के ऊपर आइए। आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है ग्रीन कलर की, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। और इस पॉइंट के ऊपर इसका कर्वेचर वो ज़ीरो है, बिकॉज ये ग्रीन लाइन एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर कोई कर्व नहीं आ रहा पॉइंट बी के अराउंड, तो इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसी तरीके से आप पॉइंट सी पे देखिए कि इस पॉइंट सी के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि इसकी स्लोप ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है। और बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आप देखिए तो कर्वेचर डाउनवर्ड है स्लोप का, तो इट मीन्स कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसी तरीके से आप पॉइंट डी के ऊपर आइए। इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका कर्वेचर वो ऐसा ही है जैसा ऑलमोस्ट बी के ऊपर था, तो इट मीन्स कि कर्वेचर ज़ीरो है, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ रही है। इसी तरीके से आप पॉइंट ई देखिए, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, और कर्वेचर इसका अपवर्ड है तो इसकी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो है। इस फिगर के अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बिहेवियर गिवन है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के ऊपर जो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, दोनों पॉजिटिव थे, यानी कि एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन ज़ीरो थी और वेलोसिटी भी ग्रेटर देन ज़ीरो थी, तो इट मीन्स के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज़ टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से पॉइंट बी के ऊपर देखिए आप कि जिस टाइम पे आप x इज इक्वल टू 0 के ऊपर खड़े हुए थे
तो आपके पास एक्सेलरेशन 0 थी और आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यानी कि वो टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस था। इसी तरीके से पॉइंट सी के ऊपर आप देखिए तो इस केस में आपके पास वेलोसिटी 0 थी और आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि इट इज़ टुवर्ड दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से पॉइंट डी को अगर आप देखिए तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन 0 थी और वेलोसिटी नेगेटिव थी, यानी कि वेलोसिटी इज टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। लाइक वाइज पॉइंट ई कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी और एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव थी, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी। सो अभी आपने देखा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्स टी ग्राफ के अंदर स्लोप आपको बताएगी कि वेलोसिटी क्या है और उसकी कर्वेचर, उस कर्व का कर्वेचर आपको ये बताएगा कि उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कर्वेचर अपवर्ड है तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कर्वेचर डाउनवर्ड है तो इट मीन्स कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसके बाद हम इससे अगला जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि हमारी मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इक्वल इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 से 2 सेकंड के अंदर अगर वेलोसिटी का चेंज 2 मीटर पर सेकंड था तो 2 से 3 के अंदर भी वेलोसिटी का चेंज या जो उसका इंक्रीज है वो 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। यानी कि इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल आपके पास जो है वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर जो सबसे उसका सिंपलेस्ट केस है फिजिकल, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी अगर उसके अंदर से एयर फ्रिक्शन वगैरह के इफेक्ट्स इग्नोर कर दिए जाएं। तो आइए उसके लिए हम स्लाइड देखते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि फ्री फॉल मोशन की बात हो रही है। फ्री फॉल ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। इस केस के अंदर अगर कोई पैराशूट से आप छलांग लगाते हैं जहाज़ से और आप सारे के सारे एयर फ्रिक्शन के इफेक्ट्स इग्नोर कर देंगे तो ये आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तौर पे बिहेव करेगा, और इस केस में वो जी होता है A=G, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से अगर आप कोई बॉडी मूव करवाते हैं नीचे की तरफ और आप फ्रिक्शन के इफेक्ट्स इग्नोर कर दें तो फिर ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होगा। इसी तरीके से फॉर एन एयरप्लेन बीइंग कैटापल्टेड फ्रॉम द डेक ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको भी आप एक मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस ले सकते हैं। अब आप देखिए कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये पॉइंट है टाइम t=0 के ऊपर, ये डेल्टा टी के ऊपर है, ये 2 डेल्टा टी के ऊपर है, ये 3 एंड लाइकवाइज दिस इज़ 4 डेल्टा टी। पहले टाइम के ऊपर आप देखिए तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थे। जब आपके पास टाइम डेल्टा टी आया तो आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। इसी तरीके से जब टाइम डेल्टा 2t आया तो आपके पास वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरीके से 3 एंड इसी तरीके से 4 में। तो इसमें आप देखिए कि ये वेलोसिटी जो है ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज कर रही है। द एक्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन इसी केस के अंदर आप देखें कि पोजीशन जो है वो रैंडम है, पोजीशन का जो चेंज है वो वेरी कर रहा है बिकॉज कि वेलोसिटी इस केस में चेंज हो रही है और वेलोसिटी की चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पोजीशन टाइम के साथ डिफरेंट तरीके से चेंज हो। अभी तक आपने ये देखा था कि एक एक्स टी ग्राफ के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, फिर आपने ये देखा कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो ग्राफ के अंदर वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे शो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी। तो आइए उसके लिए हम एक फिगर देखते हैं। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी और सिंपल स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपके पास हमेशा 0 होती है। और अगर आप 0 से टाइम t तक की बात कर रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये जो एक रेक्टेंगल बन रही है, एरिया अंडर द कर्व आपके पास एक वेलोसिटी देगा 0 से t के बीच में जो वेलोसिटी चेंज आ रहा है।
और आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है तो इसका एरिया आपके पास होता है लेंथ इनटू हाइट। सेम इसी तरीके से देखिए कि आपके पास एरिया अंडर द कर्व क्या आ रहा है, एक तरफ आपके पास आ रहा है टी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आ गया टी, मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ए एक्स, यानी कि आपके पास ए एक्स इंटू टी, ये एक रिलेशन आ गई है और ये वेलोसिटी चेंज है। 0 पॉइंट से लेके टाइम टी तक, यानी कि एरिया अंडर द कर्व आपको वेलोसिटी देगा पॉइंट 0 से टी के बीच में चेंज होने वाली। अभी आपने ये देखा कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपके पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। इसी तरीके से हम मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सेम केस डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ग्राफ चेंज होगा। पहले ग्राफ था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अब ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वो लाइन कोई हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप v क्रॉस t के ग्राफ के अंदर उस लाइन की स्लोप निकालेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगी। तो आइए उसके लिए हम फिगर देखते हैं। ये ग्राफ है आपके पास vt ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम आप इस केस में आपके पास x एक्सिस पे है और वेलोसिटी आपके पास y एक्सिस में है। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस स्ट्रेट लाइन का जो आपके पास स्लोप होगी वो आपको मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आपको एक्सेलरेशन देगी, और इस केस में आपके पास एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 0 टू t, यानी कि चेंज इन पोजीशन आएगा। इस केस में एरिया अंडर द कर्व चेंज इन पोजीशन आएगा। तो आइए उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये पूरा 0 से t पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व है। इस एरिया अंडर द कर्व को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये चेंज आपको दे रहा है AXT। इसी तरीके से अगर आप इस रेक्टेंगल की बात करेंगे, इसके एरिया की बात करेंगे, तो फिर ये आपके पास इसकी वर्टिकल लाइन में V0x आ जाएगा। इट मीन्स कि आपको इस केस में आपका y एक्सिस पे हाइट क्या आ रही है, AXT आ रही है, और आपके पास x एक्सिस में इसकी बेस क्या आ रही है, वो सिर्फ t आ रही है, यानी कि 0 से t के केस में। तो इसी तरीके से रेक्टेंगल का केस जब आप देखेंगे तो जो ये वाला केस है, इस केस में आपके पास हाइट V0x आ रही है और बेस आपके पास 0 से t तक आ रही है। तो आप इस तरीके से इनके एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे, और इनका एरिया आपको बताएगा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 0 टू t। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है और किस तरीके से वो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अब हम ये तीनों रिजल्ट्स कम्युलेट करते हैं, यानी कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस को हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर। तो आइए उसके लिए अब हम देखते हैं फिगर। तो सबसे पहला केस है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये सब केस डिस्कस किए गए हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्स और टी ग्राफ के अंदर ये एक ऐसी कर्व आएगी और इसके डिफरेंट टेंजेंट्स पॉइंट के ऊपर आप प्लॉट करके इनकी वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास v क्रॉस t के ग्राफ में देखिए तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी कोई डेफिनेट स्लोप होगी। इसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखें तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसकी स्लोप 0 होगी। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इन फिगर्स को यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ मोशंस ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए उसके लिए हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं। आप इस फिगर को देखिए तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे VXF ये इक्वल है इन दो डिस्टेंसेस के, यानी कि VXI
प्लस AXT। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि VXF माइनस VXI इज इक्वल टू AT। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडर द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी तरीके से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में अगर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आप दो पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अभी जो मैंने इक्वेशन फिगर दिखाई थी आपको, इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास XF माइनस XI वो इक्वल आएगा VX एवरेज ऑफ T के, और यहाँ से आप V एवरेज की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। और फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है XF इज इक्वल टू XI प्लस हाफ ऑफ VXI प्लस VXF इंटू T। और ये सारा केस हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। फाइनली इस रिज़ल्ट को मैनिपुलेट करके आप एक नया रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और इस रिज़ल्ट को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और फाइनली जब इसी इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि XF इज इक्वल टू XI प्लस हाफ ऑफ VXI प्लस VXF इनटू यहाँ पे आपने T की वैल्यू इंसर्ट की है और इस तरीके से ये रिज़ल्ट मैनिपुलेट होके ये आ चुका है। और फाइनली VXF स्क्वायर इज इक्वल टू VI X स्क्वायर इज इक्वल टू 2AX XF माइनस XI। ये चीज़ आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। अभी हमने ये देखा कि मैंने किस तरीके से फिगर्स को यूज़ करके फर्स्ट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है X इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AXI माइनस XF। तो इस तरीके से इन फिगर्स को यूज़ करके मैंने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फिजिकल प्रॉब्लम्स में सिर्फ तब यूज़ हो सकेंगी अगर वो फिजिकल प्रॉब्लम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। अदरवाइज ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी भी जगह पे वैलिड नहीं है जहाँ पे एक्सेलरेशन का चेंज ग्रेजुअल है, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है। उससे पहले हमने ये देखा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। फिर हमने मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिफरेंट ग्राफ्स की सूरत में देखा। एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था, एक एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ था और एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ था। और इसकी हमने ग्राफ्स के अंदर से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्क्राइब की हैं या एक तरीके से हमने उनको डिराइव किया है। और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरीके से सेकंड, और उसी से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर दी है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस लिहाज से कि इसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज में आप इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ये उस जगह पे यूज़ होंगे जहाँ पे आप मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। जिस जगह पे मोशन अंडर ग्रेजुअल इंक्रीज़ की बात करेंगे आप, यानी कि जहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन में इंक्रीज़ ग्रेजुअल है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में आप ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।